अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमजेम प्रोडक्शंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे आप दूध के अंदर जो अडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दूध के अंदर अगर स्टार्च की मिलावट हुई हो या स्टार्च की अडल्ट्रेशन हुई हो तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्च की एडिशन क्यों की जाती है, क्या पर्पस होता है जो एक मिलावट करने वाले का वो स्टार्च क्यों डालता है। स्टार्च जो है वो किसी भी फॉर्म में डाल सकता है, जिस तरह चावलों की जो हस्क होती है वो डाल दे, या आटे की जो आप कह लें जो मिलिंग के बाद जो उसका जो बुरादा बचता है आटे का, वो उसके अंदर भी ऐड ऑन कर सकता है। मेन वजह ये होती है कि जब दूध के अंदर पानी डाला जाता है तो दूध के जो उसके जो SNF कंटेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जब दूध की क्वालिटी को एनालाइज किया जाता है तो SNF एक ऐसा पैरामीटर है जिससे दूध की क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। ज़्यादा SNF कंटेंट्स होना या ज़्यादा SNF वैल्यू का मतलब ये है कि दूध उस अच्छी एक क्वालिटी का है, और इसी वजह से इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अगर दूध के अंदर पानी डाला जाए तो साथ स्टार्च भी डाल दिया जाता है, ताकि SNF कंटेंट्स जो हैं या जो SNF वैल्यू जो है दूध की वो चेंज ना हो, या वो एक अच्छी उसकी वैल्यू आए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए दूध के अंदर। ये केमिकल टेस्ट है, केमिकल्स के थ्रू जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस तरीके से बताऊँ कि एक आम इंसान जो लेमैन है वो भी इस टेस्ट को समझ सके। तो इक्विपमेंट्स और केमिकल्स आपको क्या क्या चाहिए ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। सबसे पहले, क्योंकि आप केमिकल्स के साथ काम करने वाले हैं, तो आपके लिए PPEs बहुत ज़रूरी हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि आपके ग्लव्स हैं, आपके गॉगल्स हैं, लैब कोट हैं। तो जब भी आप केमिकल्स के साथ आप कोई भी काम करने लगे हैं या लैब में काम करने लगे हैं तो आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपनी प्रोटेक्शन लाजमी करें, और सबसे ज़्यादा आपकी पहले अपनी जो सेफ्टी है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ग्लव्स वगैरह, गॉगल्स, लैब कोट वगैरह का आप अरेंज कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत होगी, और टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत है जिससे हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सकें, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड की ज़रूरत है जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब्स रख सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसा इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है कि आपको पूरी एक लैब डेवलपमेंट करनी पड़े। आप एक छोटी सी शॉप में, या इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो अगर आपके घर में कोई ऐसी स्पेस है तो वहाँ पर भी आगे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लंजर चाहिए। प्लंजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप मिक्सिंग करते हैं, सैंपल की दूध को मिक्स करते हैं। जो भी सैंपल आपने टेस्ट करना हो तो मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप आम किसी स्पून वगैरह से भी दूध को मिक्स कर सकते हैं, और तो ये बेशक आपके पास अगर ये हो या ना हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक ड्रॉपर की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप एक केमिकल ये जो आप बनाएंगे जिससे आप डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्च कंटेंट्स को, तो वो आप ड्रॉपर के थ्रू ही, रीएजेंट हम कहते हैं इसको, तो वो रीएजेंट जो है आप ड्रॉपर के थ्रू ही मिल्क सैंपल के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा फिर आपको चाहिए होगा बंसन बर्नर। लैब की लैंग्वेज में एक जो बर्नर होता है वो एक स्पेसिफिक किस्म का होता है जिसको हम बंसन बर्नर कहते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप आम भी किसी बर्नर का यूजेज कर सकते हैं, तो वो भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको जो केमिकल्स आपको रिक्वायर्ड हैं तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको चाहिए 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, जो रीएजेंट आप प्रिपेयर करेंगे, जो केमिकल्स आपको रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए 2.6 ग्राम ऑफ आयोडीन। ठीक है, दो ये ऐसे आप कह लें कि केमिकल्स हैं, या दो ऐसे ये सॉल्ट्स हैं जिससे हम जो है अपना रीएजेंट प्रिपेयर करेंगे, ताकि वो स्टार्च को आइडेंटिफाई किया जा सके। और रीएजेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट की भी ज़रूरत होती है, और वो सॉल्वेंट है डिस्टिल्ड वाटर। तो आम जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्टिल्ड वाटर ये हमारा नॉर्मल टैप वाटर नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, क्योंकि जब हम कोई केमिकल या कोई हम जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो वाटर के अपने जो आप कह लें कि नमकियात होते हैं, तो वो टेस्ट वगैरह के अंदर में कोई एरर ला सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का यूजेज होता है, ताकि कोई उसमें किसी किस्म के कोई सॉल्ट्स वगैरह नहीं होते, और डीआयनाइज्ड आप कह लें कि वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर आपको चाहिए होगा। तो ये सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत होंगे एक टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, स्टार्च आइडेंटिफिकेशन के लिए। अच्छा, याद रहे कि जब भी आपने मिल्क सैंपल को
कोई जब टेस्ट उसके ऊपर करना है, चाहे ये स्टार्च है, चाहे जो मैं आपको आगे आने वाले जो टेस्ट बताऊंगा जैसा यूरिया का आइडेंटिफिकेशन है, तो आपने ये याद रखना है कि मिल्क सैंपल को आपने थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लेना है, यानी नीम गर्म सा उसको कर लेना है, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको अगर वार्म कर लें और उसको फिर उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि मिल्क की बेस के ऊपर बैठा हुआ हो ठंडा होने की वजह से, तो वो फिर सही तरीके से डिटेक्ट नहीं हो सकता। वार्म करने का मकसद ही ये है, नीम गर्म करने का सैंपल को, ताकि जो भी उसके अंदर कंटेंट्स मिक्स हैं वो अच्छी तरीके से पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर या दूध पूरे सैंपल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, और फिर आप उसको मिक्सिंग भी कर लें ताकि जब आप उसका टेस्ट करें तो वो आराम से, अगर कोई भी ऐसी उसके अंदर चीज़ है तो वो आराम से आइडेंटिफाई हो जाए। पूरी करने के बाद और केमिकल्स पूरे करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो रिएजेंट प्रिपरेशन करनी है, यानी वो केमिकल आपने बनाना है जिसकी वजह से आप स्टार्च को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आपको, आप कह लें कि इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। एक आपको पोटेशियम आयोडाइड चाहिए, एक आपको आयोडीन चाहिए, और एक आपको डिस्टिल वाटर चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों से आप बड़े आराम से जो है वो रिएजेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रहे कि जो टोटल इसका जो सोल्यूशन की अमाउंट बनेगी वो 200 ml बनेगी, या 200 वॉल्यूम का ये पूरा रिएजेंट बनेगा। और इसको बनाना कैसे है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसका वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इजीली अवेलेबल हैं, जो साइंटिफिक शॉप्स होती हैं जो कि लैब की इक्विपमेंट्स की को डील कर रही होती हैं, तो वहाँ से आपको ये दोनों केमिकल्स जो हैं, ये दोनों सॉल्ट्स जो हैं वो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो सोल्यूशन प्रिपेयर करने का जो तरीका ये है कि आपने पहले 200 ml वाटर लेने के बजाय आपने थोड़ी अमाउंट में वाटर लेना है। फॉर एग्जांपल आप एक बीकर ले लें जिसके ऊपर मेजरमेंट्स दी होती हैं लैब के अंदर। आप देखेंगे तो ऐसी बीकर्स मौजूद होती हैं ग्लास की बनी हुई जिसके ऊपर मेजरमेंट्स दी गई होती हैं। तो आप पहले 50 ml वाटर ले लें और उसके अंदर आप फिर वेइंग बैलेंस के ऊपर पोटेशियम आयोडाइड को वेट करें उसका, या वे करें। वेइंग बैलेंस होता है जो जिस तरह आसान अल्फाज में आप कह लें कि ऐसी मशीन जो इसके ऊपर हम वेट करते हैं किसी भी चीज़ का। तो आपने वेइंग बैलेंस के ऊपर एग्जैक्ट वेट करना है पोटेशियम आयोडाइड का 3 ग्राम। इसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वेट में। अगर आप बिल्कुल 3 ग्राम की जगह 4 ग्राम कर रहे हैं या कोई भी इसमें आप अगर एरर देंगे तो हो सकता है आपका रिएजेंट जो प्रिपेयर हो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई ना कोई इफेक्ट आ जाए। तो प्रिपरेशन के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वन टाइम में सारा का सारी चीज़ें मिक्स आपने नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपने दोनों चीज़ें मिक्स करनी है, पोटेशियम आयोडाइड भी मिक्स करना है और आयोडीन भी मिक्स करनी है। तो सबसे पहले आप पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करें। उसको मिक्स करने का तरीका क्या होगा कि आप पहले 50 ml वाटर लें और लेट्स से कि आपने 3 ग्राम मिक्स करना है, तो आप पहले उसका 3 ग्राम में से 1.5 ग्राम जो है वो पहले मिक्स कर दें। और जब वो 1.5 अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आप बाकी जो अमाउंट जो बची है पोटेशियम और आयोडाइड की वो आप उस वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर जो है वो आप मिक्स करें। और इसी तरीके से अगर वो नहीं मिक्स होता बाकी अमाउंट, तो फिर आप वाटर का जो लेवल है, अगर पहले 50 ml था तो थोड़ा सा रेस करके 100 ml कर दें और बाकी की जो मिक्सिंग है वो आप उसके अंदर कर लें। ये सेम प्रोसीजर जो है आपने आयोडीन के लिए भी करना है कि आपने आयोडीन को पहले वेट करना है। आयोडीन के क्रिस्टल्स फॉर्म में ये मौजूद होता है, तो आपने आयोडीन के क्रिस्टल्स जो हैं वो वेइंग बैलेंस के ऊपर पहले उसके वेट करना है 2.6 ग्राम, और उसके बाद आपने इसी तरीके से बाय पार्ट्स जो है आयोडीन को मिक्स करना है, जो कि पहले से आपने जो बनाई हुई है सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड की डिस्टिल वाटर के अंदर, तो उसके अंदर आप आयोडीन ऐड करेंगे बाय पार्ट्स। यानी 2.6 ग्राम है, पहले आपने 1 ग्राम आपने मिक्स कर ली, फिर 1 के बाद 2 कर ली, और फिर बाकी रिमेनिंग जो 0.6 ग्राम आपका रिमेनिंग आयोडीन रह गया उसको आपने मिक्स कर लिया। एक टाइम आएगा कि जो मिक्सिंग है हो सकता है कि 50 ml वाटर पे नहीं हो रही हो या 100 पे नहीं हो रही हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वाटर का भी वॉल्यूम जो है इंक्रीज करते जाएं। तो जब आपका इस तरीके से मिक्सिंग हो जाती है बिलफर्स के 150 ml के अंदर, आपका पोटेशियम आयोडाइड भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और आपका जो आयोडीन जो आप सॉल्ट आपने मिक्स किया वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया 150 ml वाटर के अंदर। अगर ये 150 ml के अंदर मिक्स हो जाता है तो फिर बाकी जो आपने टोटल, क्योंकि 200 ml का ये होना चाहिए रिएजेंट, तो फिर बाकी जो है आप उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर दें वाटर को ऐड करके, और डिस्टिल वाटर आप ऐड करके उसका जो वॉल्यूम है वो 200 ml तक ले जाएं। इस तरीके से ये आपका रीएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बाय पार्ट्स आपने मिक्सिंग क्यों करनी है, इसकी वजह ये है कि जो
और जब आप बाय पार्ट्स मिक्सिंग करते हैं तो जो सॉल्वेंट की जो मिक्सिंग एबिलिटी होती है वो आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब जब आप बाय पार्ट्स जिस तरह मिक्सिंग करेंगे तो मैक्सिमम जो सॉल्वेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी वजह से आपको बाय पार्ट्स ही डिजोल्व करना है। वरना अगर आप पहली दफ़ा में 200 ml ले लेंगे वाटर और उसके अंदर अगर आप ये साथ ही आप अगर 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दें या 2.6 ग्राम इकट्ठा आप आयोडीन मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मिक्स ना हो पाए। इसलिए आपको बाय पार्ट्स जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट है खुद किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं वो मिक्सिंग के दौरान यूजुअली ये होता है कि वो बहुत मतलब 2.6 ग्राम सारा के सारा आयोडीन यूजुअली मिक्स नहीं होता, उसके कुछ ना कुछ रेजिड्यूज जो हैं वो बेस पे बैठ जाते हैं, रीएजेंट की बेस के ऊपर बैठ जाते हैं जिस भी आप बीकर के अंदर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उससे आपने कोई चीज़ परेशान नहीं होना, तो मैक्सिमम कोशिश करें जितना ये डिज़ोल्व हो सकता है हो जाए। अगर थोड़े बहुत रेजिड्यूज नीचे आ भी रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, तो इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, रीएजेंट आपका फिर भी जो है बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये सिंपल से स्टेप हैं जिस तरीके से आपको मैंने पूरा तरीक़ेकार बता दिया किस तरीके से आपने रीएजेंट प्रिपेयर करना है। रीएजेंट प्रिपेयर करने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बड़ा ही रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन है। तो इस वजह से जो आपने रीएजेंट बनाया है आप कोशिश करें कि उसको आप किसी ओपैक बॉटल के अंदर रखें या एम्बर बॉटल के अंदर। एम्बर हम उस बॉटल को कहते हैं जो कि यूजुअली आपने देखा होगा डार्क ब्राउन कलर जो बॉटल होती है जिसमें लाइट यूजुअली पास नहीं हो सकती। तो ऐसी बॉटल के अंदर आप जो है इसको शिफ्ट कर दें जो भी आपने रीएजेंट प्रिपेयर किया है। अगर ऐसी बॉटल नहीं है तो आप कम से कम जिस भी आपने ट्रांसपेरेंट अगर आपके पास बॉटल है तो उसको आप किसी पेपर के थ्रू एल्यूमिनियम फॉयल से या ऐसी चीज़ से उसको कवर अप कर दें ताकि उसके ऊपर लाइट पास ना हो सके, वरना वो रीएजेंट की जो क्वालिटी है या जो उसकी परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट ला सकती है। रीएजेंट प्रिपेयर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स रह जाते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मिल्क सैंपल के अंदर कि उसके अंदर स्टार्च की एडिशन है या नहीं। आपने अब क्या करना है कि जब आपका रीएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml मिल्क जो है मैयर करके लेना है। ये जो आप 5 ml है ये एक ब्यूरेट होती है। शायद मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस कर दी हैं इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट के अंदर, तो एक आप ये पिपेट होती है, पिपेट के थ्रू जो है 5 ml आप मिल्क ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। या आप वैसे अगर आपके पास आप 5 ml मैयर कर सकते हैं, कोई और आपके पास मैयरिंग इक्विपमेंट है तो उसको मैयर करके आप टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml जो है मिल्क ले लें। जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर वो 5 ml मिल्क ले लेंगे तो आप उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से आपने उसको ग्रिप करना है, क्योंकि अब आप इस टेस्ट ट्यूब को बॉयल करने लगे हैं या इस मिल्क को आप बॉयल करने लगे हैं जो भी आपका सैंपल है। तो उसके बाद आप उसको बॉयल करें। बंसन बर्नर मैंने आपको बताया था लैब में होता है, अगर वो नहीं है तो आप किसी आम बर्नर के ऊपर भी उसको बर्न कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं हीट करके। तो जब आप जैसे ही टेस्ट ट्यूब को रखेंगे तो विद इन सेकेंड्स जो है वो आपका सैंपल जो है बॉयल हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ी अमाउंट है मिल्क की तो ये फ़ौरन से बॉयल हो जाएगा और वो आपको फ़ौरन अंदाज़ा भी हो जाएगा उसके बॉयल होने का। बॉयल होते ही आप उस सैंपल को फिर रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने दें। थोड़े से जैसी टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, उसके बाद आपने जो रीएजेंट प्रिपेयर किया हुआ है, जो मैंने आपको भी पहले तरीका बताया था, वो सारा जो रीएजेंट आप प्रिपेयर कर चुके होंगे उसमें उस रीएजेंट के 1 या 2 ड्रॉपर से आप पिकअप करें और फिर इस सॉल्यूशन के अंदर आप ड्रॉप्स ऐड करें। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट से आपको बआसानी पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो रिज़ल्ट बहुत ही सिंपल सा है। जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो अगर आपके सैंपल के अंदर ब्लू कलर डेवलप हो जाए तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर स्टार्च मौजूद है या स्टार्च की अडल्ट्रेशन हुई हुई है। अगर आप ये जो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, आपने जब उसके अंदर रीएजेंट के 2 ड्रॉप्स डाले और उसके अंदर कोई कलर डेवलप नहीं होता तो इसका मतलब कि जो इस टेस्ट का रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है और इसका मतलब है कि इसके अंदर स्टार्च की एडिशन नहीं है। तो ये था सिंपल सा टेस्ट जिसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार्च किसी भी मिल्क सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ये आपके सामने पिक्चर भी नज़र आ रही है, ये टेस्ट मैंने खुद परफॉर्म किया हुआ है। तो बड़ा ही बेहतरीन ये रीएजेंट होता है और काफ़ी एक्यूरेट इसके जो है रिज़ल्ट होते हैं और बहुत ही थोड़ी अमाउंट जो होती है स्टार्च की वो भी ये आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। स्टे ट्यून,
अगर आप इस तरह के कंटेंट पसंद करते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।